स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन फिजिक्स लैब। और आज हम अपने प्रैक्टिकल सेशन का वीडियो लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। और आज का जो प्रैक्टिकल है वो अगेन इट बिलोंग फ्रॉम सेक्शन ए ऑफ क्लास 12 इलेक्ट्रिसिटी से। और मीटर ब्रिज, आपने एक एपरेटस पढ़ा है, एक डिवाइस है इलेक्ट्रिकल मीटर ब्रिज, जिससे आपको एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमारा एम क्या है? टू फाइंड unknown resistance scale to find unknown resistance, है ना, to find resistance of a given wire, मतलब unknown resistance find करना है using meter bridge and hence determine its specific resistance, है ना, जिस मटेरियल का वो बना है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या होगा? अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें चाहिए होगा, कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? मीटर ब्रिज, सिंपल मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। दिस इज योर मीटर ब्रिज, दिख रहा है आपको? इसमें ये स्केल लगा हुआ है, मीटर स्केल आपको दिख रहा होगा, स्केल है ये। दिस इज मीटर ब्रिज, ये स्केल है। यहाँ पर दो गैप आपको दिख रहे होंगे, एक वायर लगा हुआ है। आप इसी तरह से अननोन रेजिस्टेंस यहां लगाओगे। एक गैप आपको यहां दिख रहा है, यहां पर आपको कनेक्शन के लिए स्क्रूज दिख रहे हैं, इनको खोल के आप कनेक्शन कर सकते हैं। यानी दो गैप है इस ब्रिज के अंदर, इस तरह से रखें हम। ये हमारे पास ब्रिज है और इस ब्रिज में हमारे पास दो गैप्स हैं। एक कनेक्शन यहां से कर सकते हैं, कनेक्शन यहां भी कुछ डाल सकते हैं, यहां भी स्केल है। और ये आपको वायर दिख रही होगी इसके अंदर, ये एलॉयज की वायर होती है। और एलॉयज यूज़ करने के पीछे बेसिक रीज़न क्या है कि एलॉयज का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बहुत लो होता है, जिसकी वजह से अगर इस डिवाइस में करंट फ्लो होगा तो वायर के रेजिस्टेंस चेंज होने के चांसेस कम होंगे, कम इफेक्ट, कम चेंज होगा। अगर मेटेलिक वायर यूज़ करें तो रेजिस्टेंस बहुत जल्दी चेंज होगा, इसीलिए यूज़ नहीं करते। ये बेसिकली कॉपर के स्ट्रिप्स होते हैं, थिक कॉपर, निकल भी सकता है। आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि ये कनेक्शन के लिए ज़रूरी होता है, कनेक्शन प्रॉपरली टाइट होने चाहिए। तो ये कॉपर की स्ट्रिप्स हैं। ये यहाँ हमारे पास एल्युमिनियम है, बेसिकली होता यहाँ कॉपर है। तो ये हमारा मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज के बाद हमें चाहिए होता है बैटरी एलिमिनेटर। आपको बताया था वो एक तरह का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसमें एक रेक्टिफायर होता है जो डिजायर्ड वैल्यू की वोल्टेज हमें प्रोवाइड कराता है। एक रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, गैल्वेनोमीटर चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए। तो आपको गैल्वेनोमीटर पता है क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि डिफ्लेक्शन चेक करता है। वो चेक करता है कि सर्किट के अंदर करंट या वोल्टेज अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। वैसे बेसिकली गैल्वेनोमीटर में हम कोई पॉजिटिव नेगेटिव मान के नहीं चलते। वैसे ये है हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, ये पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए। पर होगा क्या, अगर कनेक्शन आपने उल्टे भी कर दिए तो भी ये नीडल लेफ्ट या राइट किसी एक तरफ डिफ्लेक्ट होगी। ये नीडल आप देखो पॉइंटर 0 पे है, इधर भी 30 है, इधर भी 30 है, ये दोनों तरफ मूव कर सकता है। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करने के काम आता है करंट और वोल्टेज को सर्किट के अंदर। क्लियर है? तो गैल्वेनोमीटर की जरूरत पड़ेगी, रेजिस्टेंस बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। ये हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें नोन रेजिस्टेंसेज हैं। देखो आपको दिख रहा होगा ये 10,000 ओम, 10,000 ओम, 5,000 ओम, 2,000 ओम। जिस की को आपने बाहर पुल आउट किया वो रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस हो गया। ये बेसिकली थिक कॉपर है। जब आपने इस की को प्लग इन कर दिया तो करंट इनके थ्रू पास करेगा विदाउट एनी रेजिस्टेंस, बिकॉज कॉपर की थिक स्ट्रिप्स हैं और इनकी वजह से इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम। पर जब आप इस की को ओपन करते हो, जिस की को आपने ओपन किया उसके साथ लिखा हुआ रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ध्यान रखें। उसके बाद हमारे पास एक अननोन वायर है, यह आपको सेटअप में नजर आएगा। हम पहले ओम्स लॉ में भी इसी वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर चुके हैं। ऐसे ही हमारे पास एक अननोन वायर आपको मिलेगी और उस वायर का आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद उसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकालनी पड़ेगी। क्लियर? तो थ्योरी देखते हैं हम कि हमारे को किस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, किस बेस पे हम ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो जो मीटर ब्रिज है
जिसको आप मीटर ब्रिज कहते हो, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। एक्चुअल में मीटर ब्रिज जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उस प्रिंसिपल का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। और आपको पता है व्हीट स्टोन क्या कहता है? मैं आपको व्हीट स्टोन का सर्किट बना देता हूं। व्हीट स्टोन क्या कहता है? कहता है अगर इस टाइप का हमारे पास कोई ब्रिज हो, यहां भी एक रेजिस्टेंस 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 हो, और बीच में आप गैल्वेनोमीटर लगा दो, और ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और यहां आप बैटरी कनेक्ट कर दो, तो कहता है यहां से अगर करंट फ्लो हो, वो करंट इधर जाए, करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मान लो यहां करंट I1 चली गई और यहां करंट I2 चली गई। अगर कंडीशन ऐसी हुई कि इसमें से जाने वाला करंट जीरो हो, मतलब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे, तो अगर मेरे पास ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, दिस इज R3, दिस इज R4, तो एज पर व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, इफ देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, इन दैट केस ratios of resistance R1 and R2 will equal to the ratio of resistance of R3 and R4। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। इट मींस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि करंट अगर फ्लो होगी तो डिफ्लेक्शन होगा ही होगा। अब कॉन्सेप्ट आता है कि भाई करंट फ्लो क्यों नहीं हो रही? करंट फ्लो ना होने का कारण है कि यहां का और यहां का, यानी वोल्टेज एट ए इज इक्वल टू वोल्टेज एट बी। करंट ना फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए, यानी पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए दो पॉइंट्स पर। क्लियर है? तो ये ध्यान रखें आप। अब हम इसी को कंपेयर करते हुए अपने मीटर ब्रिज का डायग्राम बनाते हैं कि हमें करना क्या है। देखो, ये आपके पास कॉपर की स्ट्रिप थी, और यहां पर आपके पास ये भी कॉपर की स्ट्रिप थी, यहां भी आपके पास कॉपर की स्ट्रिप थी, और यहां पर आपके पास स्क्रू था और उसके थ्रू एक वायर था। यहां आपके पास स्केल लगा हुआ था। मैं फिर से आपको सर्किट दिखाऊंगा और आप कंपेयर कर सकते हैं। यहां आपके पास स्केल था और ये पूरा सेटअप एक वुडन ब्लॉक के ऊपर था। वो वुडन ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं, पूरा वुडन ब्लॉक के ऊपर था। ये स्केल है, यहां स्क्रू लगा हुआ है, यहां भी स्क्रू लगा हुआ है। डस्टर देना। तो ये वुडन वाला ब्लॉक मैं बना नहीं रहा, मैं सिंपल बना रहा हूं, सिंपल सेटअप बना रहा हूं। मैं ये बना नहीं रहा वुडन वाला। मैं वुडन वाला नहीं बना रहा। आपके पास एक स्क्रू यहां था, मैंने बताया था ये गैप है, एक स्क्रू यहां था, यानी ये दो गैप थे। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक नॉन रेजिस्टेंस लगा देंगे रेजिस्टेंस बॉक्स की मदद से, नॉन रेजिस्टेंस, और इसको यहां कनेक्ट कर देंगे। यहां पर आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, आप यहां पर अननोन रेजिस्टेंस लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो अननोन रेजिस्टेंस यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, चॉइस इज योर्स। यहां पर आप एक गैल्वेनोमीटर लगा दो और गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी यूज कर लो, और ये वायर का दो एंड है, एक ए और एक बी। अब ये कनेक्शन हो गया। अब इसको वोल्टेज देने की जरूरत है। मैं इसको नाम को मिटा रहा हूं, स्लाइड वायर ब्रिज। आप याद रखना, इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसी लेक्चर में बताएंगे, पर थोड़ा टाइम लेकर के। यहां से आप एक बैटरी कनेक्ट कर दो, की लगा दो,
स्विच तो जरूरी है बिना ऑन ऑफ किए हुए। ये कनेक्शन आपका कंप्लीट है। अब होता क्या है इस सेटअप में, हम चेक करते हैं, हम इस जॉकी को पहले टर्मिनल ए से कनेक्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर, जो मैंने आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर के अंदर सेंटर में 0 होता है, 30 इधर था, 30 इधर था और नीडल थी। गैल्वेनोमीटर में अगर आपने ए टर्मिनल पे टच किया और मान लो डिफ्लेक्शन, दिस इज लेफ्ट और दिस इज राइट, व्हेन यू टच द जॉकी टू द टर्मिनल ए एंड द नीडल गोज टू द लेफ्ट, फिर आप क्या कर रहे हो, इसी जॉकी को यहां पर टच कर रहे हो और इस केस में भी नीडल लेफ्ट ही आती है, यानी दोनों केस में चाहे ए पे जॉकी टच करें या बी पे करें और डिफ्लेक्शन सिर्फ वन साइड आती है तो इसको वन साइडेड डिफ्लेक्शन कहते हैं। या सपोज करो ऐसा हो कि आप ए पे टच करो, नीडल राइट चला जाए और बी पे टच करने पे भी नीडल राइट चला जाए, इसको भी वन साइडेड डिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये गैल्वेनोमीटर में, ये जब हम मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे कॉमन एरर है। इसका रीज़न है कि कनेक्शन कहीं ना कहीं लूज होगा या कनेक्शन कहीं ना कहीं रॉन्ग होगा, तो सारे कनेक्शंस प्रॉपरली टाइट होने चाहिए, वरना वन साइडेड डिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा। एक्यूरेट सर्किट क्या होगा कि जब आप इस जॉकी को ए से टच करोगे तो नीडल मान लो लेफ्ट आ रही है और बी पे टच करने पे ये राइट जानी चाहिए। या सपोज करो जॉकी को ए पे टच करने पे डिफ्लेक्शन अगर राइट जा रही है तो बी पे टच करने पे लेफ्ट आनी चाहिए, यानी दोनों साइड में डिफ्लेक्शन होनी चाहिए, तब आपका सर्किट करेक्ट होगा। अब बात आती है कि इसको मीटर ब्रिज क्यों कहा जाता है। मीटर ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 1 मीटर की वायर यूज करते हैं हम। जो मीटर ब्रिज की वायर होती है एलॉय वाली, वो 1 मीटर की होती है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस जॉकी को वायर के ऊपर में बहुत जेंटल स्लाइड करते हैं, बहुत स्मूथ स्लाइड होना चाहिए, यानी कि वायर के ऊपर बहुत तेजी से प्रेस करके आप स्लाइड करो, ऐसा नहीं करना, बहुत हल्का स्लाइड किया जाता है। बिकॉज जॉकी इज स्लाइडेड ओवर द वायर ऑफ मीटर ब्रिज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज। पर याद रखना स्लाइड जेंटल होना चाहिए, बहुत स्मूथ स्लाइड, ये नहीं कि आप बहुत तेजी से स्लाइड करो दबा के। इससे क्या होगा, बहुत तेज अगर आपने हार्ड प्रेस किया और तब स्लाइड किया तो इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, फ्रिक्शन की वजह से वायर हीट अप होगा और दोनों केसेस में आपकी जो रीडिंग आएगी, जो मेजरमेंट आएगा, वो करेक्ट नहीं होगा। क्लियर। इसके बाद हमारा स्टेप क्या है, हमारे 2 साइडेड डिफ्लेक्शन आ गई, हमारा सेटअप ओके है। अब हम क्या करेंगे, मैं ये एपरेटस मिटा रहा हूं, आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा, सिर्फ एम रहने देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारा 2 साइडेड डिफ्लेक्शन हमको मिल गया, हम इस जॉकी को वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं। मान लो गैल्वेनोमीटर की नीडल अभी लेफ्ट में थी, तो हमारे स्लाइड करते ही ये नीडल इधर जाना शुरू कर देगी, इधर जाना शुरू कर दी, क्योंकि हमें पता है इस एंड पे लेफ्ट है और इस एंड पे राइट है, हम जानते हैं। तो जब हम इसको इस पे स्लाइड करना शुरू करेंगे, ये नीडल टर्न होना शुरू हो जाएगी और हमें वायर का वो पॉइंट निकालना है जहां पर नीडल बिल्कुल 0 पे आ जाए, उसको नल पॉइंट कहते हैं, 0 डिफ्लेक्शन। तो सपोज करो स्लाइड करते करते जब मेरा जॉकी यहां पहुंचा, जब जॉकी को मैंने यहां पहुंचाया, उस केस में गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी, उसको नल पॉइंट कहते हैं। तो देखें ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको कंपेयर करें, ये इनके जैसा है, जहां पर कोई वोल्टेज नहीं है, तभी तो इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, जहां का कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, वोल्टेज तो है बट करंट फ्लो नहीं कर रही है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, जितना वोल्टेज यहां है उतना वोल्टेज यहां है। उस केस में क्या होगा, दिस रेजिस्टेंस एंड दिस x, R by x should be equal to this length
and remaining is, if this is L, if this length is L, it will be 100 minus L. और आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, x will be r into 100 minus L डिवाइडेड बाय L. 100 हमने इसलिए लिखा क्योंकि 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर. क्लियर है? आई होप कि आपका थ्योरी पोर्शन क्लियर हो गया होगा. ये फॉर्मूला हमको यूज करना है और इस फॉर्मूले से हम ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद कैलकुलेशन करेंगे. उसके बाद जब ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसके बाद आपको कैलकुलेशन भी बताते हैं किस तरह से करते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आवर एपरेटस. तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. अगर आप देखें तो ये मीटर ब्रिज है, ये वायर है. मैंने क्या किया है, इस गैप के अंदर एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है. इस रेजिस्टेंस बॉक्स की मदद से मैं एक नोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू मुझे पता होगी मैं उसको निकालूंगा इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से. यहाँ से मुझे नोन रेजिस्टेंस मिलेगा. फिर मैंने क्या किया है, इस वाले गैप में वो वायर कनेक्ट किया है, ये वायर जिसका रेजिस्टेंस मुझे निकालना है. उसके बाद जो सेंटर वाला कनेक्शन था, यहाँ से मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव जहाँ पर रेड बना हुआ है उसको ज्वाइन कर दिया. मैं रेड और ब्लैक दोनों में से कुछ भी कर सकता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ तो आपको पता है डिफ्लेक्शन में चेंजेस आएंगे. और इस वाले लो पोटेंशियल वाले एंड से मैंने एक जॉकी कनेक्ट की है. ये पेन टाइप का डिवाइस होता है, इसी को स्लाइड करते हैं हम इस वायर के ऊपर, इसीलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज कहते हैं. दिस इज़ योर जॉकी. इसके बाद ये कनेक्शन होने के बाद अब हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं. बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने यहाँ कनेक्ट किया है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मैंने यहाँ कनेक्ट किया है. जैसा बोर्ड पे हमने सर्किट बनाया था सेम वैसा ही कनेक्शन हमने किया था, कुछ भी चेंज नहीं किए थे. ये देखो बीच में गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के बाद जॉकी, ठीक है. एक गैप में अननोन रेजिस्टेंस, दूसरे में नोन रेजिस्टेंस. एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव, एक तरफ बैटरी का नेगेटिव. मैंने यहाँ की यूज़ नहीं की है क्योंकि मेरे पास की मिल नहीं रही थी, अवेलेबल नहीं थी, प्रॉब्लम थी, तो मैंने बिना की के ही किया. मैं इस ऑन ऑफ स्विच का यूज़ करूँगा उसके लिए. तो देखो पहले मैं आपको अपने इस सेटअप में वन साइडेड डिफ्लेक्शन दिखाता हूँ. कनेक्शन को, सर्किट को मैं ऑन कर रहा हूँ. ऑन करते ही मैं पहले इस वाले एंड पे टच करूँगा और मैं देखता हूँ कि देखो गैल्वेनोमीटर की नीडल लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है. देखो आप, क्लियर. अब मैं इसको दूसरे एंड पे कनेक्ट कर रहा हूँ और देखें आप, जब मैं दूसरे एंड पे कनेक्ट कर रहा हूँ अब भी रीडिंग लेफ्ट ही जा रही है. देखो इस एंड पे भी लेफ्ट और इस एंड पे भी लेफ्ट. देखो लेफ्ट है, इसको बोलते हैं वन साइडेड डिफ्लेक्शन. और ये सबसे बड़ा एरर है. याद रखे स्विच को ज़्यादा देर तक ऑन नहीं रखना, नहीं तो वायर हीटअप होगी, रेजिस्टेंस चेंज होगा और आपकी रीडिंग में एरर आएगा. करेक्ट, बार बार डिफरेंट रीडिंग्स आएंगी. तो बेटर है कि हम स्विच को ऑफ कर दिया करें एक ऑब्जर्वेशन लेने के बाद. ठीक है. अब वन साइडेड डिफ्लेक्शन आने का रीज़न क्या था, लूज कनेक्शन या रॉन्ग कनेक्शन. अब हम क्या करेंगे, जितने कनेक्शंस हमारे पास हैं हम सबको प्रॉपरली टाइट करके देखेंगे. कहीं से कोई की तो मिसिंग नहीं है, कहीं से कोई की तो मिसिंग नहीं है. जहां से की मिसिंग होगी उन सबको हम चेक कर लेंगे. ओके, सारे कनेक्शंस हमने टाइट कर लिए हैं. टाइट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने रेजिस्टेंस बॉक्स से 2 ओम का रेजिस्टेंस बाहर निकाल रहा हूं. देखो आप, यानी मेरा नॉन रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया है. 2 ओम का नॉन रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया. मैं स्विच सर्किट फिर से ऑन कर रहा हूं. इस बार मैं यहाँ टच कर रहा हूँ, मुझे रीडिंग लेफ़्ट नज़र आई. मैं यहाँ टच कर रहा हूँ, मुझे रीडिंग राइट नज़र आई. देखो, देख सकते हो आप बड़े आराम से. एक तरफ लेफ़्ट है, दूसरी तरफ राइट है, यानी कि
हमारा सर्किट बिल्कुल ठीक है। दिस इज करेक्ट। नाउ अब हम ऑब्जर्वेशन लेंगे। ऑब्जर्वेशन लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने जॉकी को वायर के ऊपर हल्का हल्का स्लाइड करेंगे। देखो, इस वायर के ऊपर हल्का हल्का स्लाइड करेंगे। और हम ये देखो, देखा जीरो पे ला ले क्या, देखो दिस इज 0 और यहां देखो रीडिंग, आप यहां देखो दिस इज 75.5 सेंटीमीटर दिस पॉइंट। देखो इसके इधर भी ऑब्जर्वेशन अलग है, इधर भी ऑब्जर्वेशन अलग है, पर अगर मैं 75.5 पे करता हूं तो ये 0 है। तो लेंथ जो है मेरी यहां से 75.5 है। तो वो ऑब्जर्वेशन मैं रिकॉर्ड करूंगा कि मेरे पास एक तरफ की जो लेंथ है इट इज 75.5। जब मेरा रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस जब मेरा 2 ओम का था, उस केस में एक लेंथ 75.5 थी और दूसरी लेंथ मैं निकाल लूँगा। अब क्या करूँगा, मैं एक रेजिस्टेंस और निकाल रहा हूँ। देखो, अब मैं इस सर्किट के अंदर 3 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, 3 ओम का। और 3 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करने के बाद मैं यही ऑब्जर्वेशन दोबारा रिपीट करूंगा और फिर से देखूंगा कि इस बार 81.5 पे जब रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस 3 ओम का था, तो उस केस में आप देखो दिस इज 81.5। यहां पर देखें आप, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन है, इसके इधर भी डिफ्लेक्शन है देखो आप, और डिफ्लेक्शन इधर भी है देखो। पर 81.5 पे आपको ये 80.5 पे आपको ये 0 पे नजर आ रहा है। ओके, तो जब R 3 ओम का था उस केस में ये 80.5 आ रहा था। अब क्या करता हूं मैं 1 ओम रेजिस्टेंस यूज कर लेता हूं, क्योंकि इस वायर का रेजिस्टेंस कम है इसीलिए मैं यहां कम यूज कर रहा हूं। अगर ये ज़्यादा रेजिस्टेंस का वायर होता तो शायद ऑब्जर्वेशन अलग होती। अब मैं नॉन रेजिस्टेंस 1 ले रहा हूं और 1 लेने के बाद आप देखो मैं फिर से ऑन कर रहा हूं और ऑन करते ही मैंने स्लाइड करना शुरू किया। ये देखो, इस केस में देखोगे कि जब मैं 1 लूंगा तो इट इज अराउंड 61 पे देखो आप 0 आ रहा है। इसके इधर भी रीडिंग है देखो, और इसके इधर भी रीडिंग है देखो, और 0 कब आ रहा है, इट इज ओवर 61। देखें आप, दिस इज द वैल्यू 61 पे देखो 0 आ रहा है। तो जब मैंने रेजिस्टेंस 1 लिया तो उस केस पे लेंथ आया 61। क्लियर? नाउ अब हम कैलकुलेशन करेंगे और दोबारा बोर्ड की तरफ चलते हैं। एक बार आप सेटअप फिर से देख लें। कनेक्शन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान कनेक्शन। नॉन रेजिस्टेंस एक गैप में लगा दो, अननोन रेजिस्टेंस दूसरे गैप में लगा दो। जो बीच में आपके पास कनेक्शन दिख रहा है वहां से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करो, गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी निकालो, बैटरी का एक टर्मिनल पोटेंशियोमीटर के इस एंड से कनेक्ट कर दो, दूसरा इस एंड से कनेक्ट कर दो, और आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए आपका सेटअप तैयार है। ठीक है, अब हम बोर्ड की तरफ मूव करते हैं और कैलकुलेशंस देखते हैं कैसे करना है। मूव ऑन टू द बोर्ड फॉर द कैलकुलेशन पार्ट।
देखो कैलकुलेशन पार्ट में हमें करना क्या है, जो हमने रीडिंग्स ली थी उससे पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। देखो आपको एक टेबल बनानी है ऑब्जर्वेशन के लिए। ऑब्जर्वेशन के लिए टेबल बनाओ और उस टेबल के अंदर क्या करो आप, यहाँ R की वैल्यू लिख लो, यहाँ L और यहाँ 100 माइनस L। जैसे मैं एक एक करके लिख देता हूँ। जब मैंने R इक्वल टू, R की वैल्यू 1 में ले लेता हूँ यहाँ। जब मैंने 1 ओम लिया उस केस में मेरा लेंथ आया था ये 61 और ये 39। जब मैंने R की वैल्यू 2 ओम ली थी तब मेरे पास ये लेंथ आया था 75.5 और ये आया था 24.5। एक्चुअल में आना मिडिल रीजन में चाहिए। इतना ज़्यादा डिफरेंस आप देख रहे हो, ये लगभग मिडिल रीजन में है। ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमने वायर यूज़ की थी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं था। आपने कैलकुलेशन में भी देखा, अभी मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा कि वैल्यू बहुत कम आ रही है जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। अगर हमारे पास इस तरफ भी बहुत छोटे रेजिस्टेंसेस होते तो शायद ये बैलेंसिंग लेंथ बीच में आती, ज़्यादा बेटर होता, पर फिर भी रेजिस्टेंस की थोड़ी प्रॉब्लम थी। अगर मैं R इक्वल टू 3 ओम ले लूँ तो उस केस में देखा मैंने कि मेरा बैलेंसिंग लेंथ 80.5 आ रहा था और 100 माइनस L ये आ रहा था 19.5 सेंटीमीटर। एक ऑब्जर्वेशन और थी हमारी, वैसे 3 या 4 ऑब्जर्वेशन बहुत होती है। R जब 4 ओम था तो ये 85 था और ये 15 आ रहा था। अब फॉर्मूला हमें याद है कि हमें जो x निकालना है उसका फॉर्मूला था, जो हमारा x है दैट इज R इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L। यहां से आप x1 कैलकुलेट करो, क्या वैल्यू थी यहां पर 2, यहां से आप करो 1 है। जब आप यहां कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, R की जगह 1 इंटू 39, ये वैल्यू मेरे ख्याल से जब मैंने 1 लिया था, अच्छा, और 39 ये 60.5 आया था, सॉरी मेरा दिस इज 60.5 आया था, दिस इज 39.5, सॉरी। हाँ, तो जब ये 39.5 था और ये वैल्यू हमारी थी 60.5, तो ये हमारी वैल्यू आई थी 0.639। जब हम दूसरा रेजिस्टेंस निकालते हैं, R की जगह जब हमने 2 पुट किया है तो ये हमारा 24.5 है और यहां हमारा 75.5 है। और ये कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आई थी हमारे पास 0.649 ओम। आप देख रहे हो रेजिस्टेंस कितना कम आ रहा है हमारे पास। जब हम ये वाली कैलकुलेशन कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की जगह 3 है, यहां 19.5 है, यहां 80.5 है और ये कैलकुलेशन करने के बाद 0.726 ओम आ रहा है। जब आपने 4th ऑब्जर्वेशन ली, R की वैल्यू 4 डाला, 4 इंटू 15 डिवाइडेड बाय योर 85, तो उस केस में जो आपकी वैल्यू आ रही है इट इज 0.705 ओम। ये 4 रेजिस्टेंसेस है। वेरिएशन हीटिंग की वजह से थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको दिख रहा है, 4 अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं। जब आपको मीन रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब एक्चुअल रेजिस्टेंस उस वायर का फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, तो आप क्या करोगे, मीन निकाल लो
ये ऑब्जर्वेशन लिख लें आप। अब हम मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन जब कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा हमारे पास। जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो इट इज 0.649 प्लस 0.726 प्लस 0.639 प्लस 0.705 डिवाइडेड बाय 4। 2.719 by 4 and it is 0.679 ohm. This is your mean resistance, यानी this is the resistance of that unknown wire। अब हमने वायर का रेजिस्टेंस तो निकाल लिया। इसके बाद हमसे कभी कभी पूछता है कि आप वायर का जो मटेरियल है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालो। अगर आपसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा गया तो आपको पता है रो का फॉर्मूला होता है RA/L। हम क्या करेंगे, उस वायर की लेंथ निकाल लेंगे। आपको वर्नियर कैलिपर आपने जूनियर क्लासेस में यूज किया है, आपने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज वगैरह यूज किया है। मीटर स्केल से लेंथ नाप लेंगे और स्क्रू गॉज की मदद से हम उसका डायमीटर नाप लेंगे वायर का। तो जब आपको उस वायर का डायमीटर पता चल जाएगा तो एरिया निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एरिया के लिए आप लोग यूज़ करोगे पाई इंटू d/2 का स्क्वायर और डायमीटर आप इससे कैलकुलेट करोगे। लेंथ आप बड़ी लेंथ होती है तो मीटर स्केल लेकर के लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो मीटर स्केल से, और उससे आप रेजिस्टिविटी निकाल लोगे। डिपेंड करता है आपको कैसा मटेरियल मिला है। बेसिकली आपको एलॉयज का मटेरियल मिलता है तो याद रखना रेजिस्टिविटी की जो रेंज आएगी उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ 2 डिजिट या 1 डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उसकी जो पावर होगी वो 10 की पावर -4 टू 10 की पावर -7 मीटर के करीब में आएगी, ओम पर सेंटीमीटर के करीब। ये ध्यान रखना आप। तो डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है। ऐसा नहीं है कि एलॉयज का ही मटेरियल हो। मटेरियल कैसा है इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी रेजिस्टिविटी की रेंज कितनी आएगी। और अगर आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए आपको स्क्रू गॉज यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आप वायर का डाया यूज़ करोगे, मीटर स्केल से उसकी लेंथ नापोगे। वो हम नॉर्मली एग्ज़ाम में कम पूछते हैं, अगर पूछा भी जाए तो ये हमने 11th कि अपनी वीडियोस में इसको यूज़ करना बताया हुआ है। आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे हमने किसी चीज़ का डाया निकालना सिखाया हुआ है। क्लियर है? आई होप कि आपका ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रॉब्लम के लिए कमेंट जरूर करें, कमेंट सेक्शन ओपन है। आपकी अपनी लैब है, अपनी क्लास है, अपना टीचर है। थैंक यू सो मच।